अस्सलाम वालेकुम। यूएस कांग्रेसमैन लेफ्टिनेंट जनरल जैक बर्गमन का पाकिस्तान का दौरा। आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो कांग्रेसमैन भी हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। अमेरिका की डीप स्टेट के डीपेस्ट डार्केस्ट कोने खुदरे में से आने वाले जैक बर्गमन साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने 30-40 साल सर्विस की है मरीन कोर के अंदर, और उसके बाद इंटेलिजेंस के और डिफरेंट इदारों और बेसिस के ऊपर उन्होंने उसको वो एज कमांडिंग ऑफिसर सर्व किया। उसके बाद उनके इलस्ट्रियस करियर के अंदर वो जाके एक कांग्रेसमैन बने, और रिपब्लिकन पार्टी से, जो कि अमेरिका की कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है, और थ्रू एंड थ्रू वो एक डीप स्टेट के, आप कह लें इंटेलिजेंस की दुनिया के, अमेरिका के जो एलीट इंटरेस्ट की दुनिया के, उसके वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। ख़ुद भी वो एक वॉस्प हैं। वॉस्प यानी वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जो कि अमेरिका की एथनिकली क्रीम या एलीट समझी जाती है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जो लोग आयरलैंड से, जो लोग जर्मनी से कैथलिक लोग, और आयरलैंड से कैथलिक लोग, जो इटली से कैथलिक लोग इमिग्रेट करके अमेरिका में वाइट्स कंसिडर किए जाते हैं, वो अमेरिका की मिडिल क्लास में, वर्किंग क्लास में होते हैं ज़्यादातर आज तक। यानी ये पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, मजदूरी, तरखानी, घर की कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वास्प जो होता है वो वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन स्फीयर से आता है। यानी वो फ्रेंकोफोन होता है, फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड का आदमी होता है, या एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का होता है, यानी इंग्लैंड और उसके गिरदनुमा का होता है। मैक्सिमम वेल्स के होते हैं, या कभी कभी स्कॉटलैंड की डिसेंट के भी होते हैं। वो ये प्रोटेस्टेंट मज़हब में मानने वाले लोग होते हैं, और ये अमेरिका की लिबरल इलीट को रूल करते हैं। लिबरल से मुराद यहाँ पे डेमोक्रेट या रिपब्लिकन दोनों है। लिबरल यानी लिबरल इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वो मानने वाले लोग होते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट मज़हब के होते हैं, कैथोलिक मज़हब के कभी नहीं होते। और ये लोग जो हैं मिल के, जो यहूदी एलीट है यूरोप की, जो अमेरिका में बहुत बड़ी फाइनेंशियल और मीडिया वर्ल्ड के अंदर बेस बनाई बैठी हुई न्यूयॉर्क के और कैलिफोर्निया के अंदर, उनके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। जो आप ये सुनते हैं जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़, और हमारा इसराइल एंड तक अलाय है, और हम इसराइल के अलाय, ये वो लोग हैं। ये एक एलीट डीप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान एक दौरे पे आए, और उन्होंने मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जो पाकिस्तान ने करवाया, जो SIFC के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसको डायरेक्टली चीफ और सारे सूबाई मिनिस्टर और पेट्रोलियम और एनर्जी के जो मिनिस्टर्स हैं वो उसको डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके अंदर उन्होंने शामिल कर लिए हैं। अच्छी बात है, उनको भी कोई ट्राई दे देनी चाहिए वक्तन फ़वक्तन। इस इदारे की मीटिंग्स ना सिर्फ स्टेट लेवल पे हुई चीफ आर्मी स्टाफ के साथ, जिन्होंने फिर इसकी प्रेस रिलीज भी जारी किया SPR की तरफ से, इनकी हर रेलेवेंट सूबे के साथ भी मीटिंग हुई है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी मरीम नवाज साहबा के साथ, और वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है खैबर में, उन्होंने एक वाइट पेपर भी जारी कर दी, जो कि कल को बिल बनेगा विद रिगार्ड्स टू जो उनकी मिनरल पॉलिसी होगी, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या डोमेस्टिकली मिनरल्स की जो माइनिंग होगी वो किस प्रोसेस के तहत होगी। और जो वहाँ पे एक हेजेमनी है ANP की और अपोजिशन पार्टीज़ की, इलीगल भी वहाँ पे माइनिंग के प्रोसेस जारी तो हैं, उनके ऊपर जो क्रैकडाउन होगा उसकी तफसील वहाँ पे है। अब इसके एहतजाज में ANP, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और PTI के दीगर फैक्शंस, क्योंकि PTI जो है वो फुली अब फ्रेगमेंट हो चुकी हुई है, आप चाहे माने या ना माने, उनकी जो है वो उसके ख़िलाफ़ वो आपको मज़म्मत नज़र आ रही है। और बलोचिस्तान के अंदर भी जो सिविलियन अथॉरिटी सुप्रेमेसी के लिए मूवमेंट्स हैं, और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं। इस नेशनलाइजेशन, या आप कह लें कि टॉप डाउन स्ट्रेटजी की, जो कि सूबाई लेवल के या लोकल रीजनल जो एसेट्स हैं मिनरल की शक्ल में या कोई और शक्ल में, उनके एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ वो अब अपनी तनकीद जारी कर रहे हैं। एक और जो हाजिर थे वहाँ पे कांग्रेसमैन जोनाथन जैक्सन साहब, उन्होंने कहा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात हमारे साथ ताकतवर करे, तगड़े करे, और हमारी मुश्तरक तारीख और म्यूचुअल ट्रस्ट जो है, यानी इशारा कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर की तरफ वो, और उससे पहले सोवियत जिहाद की तरफ, उसकी बुनियाद पे हम एक अच्छे बायलैटरल ट्रेड को जारी रख सकते हैं। और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, उन्होंने फरमाया, वो एक्सट्रीमली ब्राइट है। अब मतलब दुश्मन जब ऐसी कोई बात करे तो मतलब डर ही जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के बराह रास्त दुश्मन नहीं है, लेकिन वट पाकिस्तान एटलीस्ट हाइपोथेटिकली जिस चीज़ के लिए बना था, उस आइडियोलॉजी, उस सोच, उस फिक्र के, तो वो यकीनन दुश्मन हैं। पाकिस्तान अलबत्ता जो एंटिटी बन चुका हुआ या बन गया था, वो एक स्ट्रेटिजिक एलाई बना है हिस्टोरिकली अमेरिका का, और आइंदा भी नज़र ये आ रहा है कि SIFC के ज़रिए और ये मिनरल कोऑपरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को मैनेज कर लिया गया है कि PTI की हुकूमत को ब्रेक डाउन करके हमने एक हार्ड नेशनल स्टेट बना ली हुई है, शायद यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को पिछले चंद माह के अंदर मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा, ना ही अपने रिश्तेदारों के साथ और ना ही
अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ, सिवाय कि वो लोग जो गिने चुने, माँ सिवाय जिस तरह आज़म स्वाति साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब हैं, कि प्री अप्रूव्ड जो लोग आते हैं स्टेट की तरफ से, उन्हीं की मुलाकात की इजाज़त और गुंजाइश रहती है। अलबत्ता जो एक यूएस कॉन्सुलेट के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग रखी गई थी मिन जानिब जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और उन्होंने सारी पार्टियों के बड़ी लीडरशिप को बुलाया। तो उसके बारे में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें कोई इनवाइट ना व्हाट्सएप ना कोई इनविटेशन लेटर के ज़रिए आया था, और पीटीआई की मेंबरशिप और लीडरशिप वहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं थी। हालांकि वो एक मेजर सूबे के ऊपर हुकूमत करते हैं, राज करते हैं इस वक्त। अब क्या वजह है कि अली मीन गंडापुर साहब एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे नज़र आते हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह के मौके आते हैं, गनीमतें आती हैं, ज़ाहिरी बात है जब आपको मौका मिल जाए, पीर खाने में आने की इजाज़त होगी और पीर से आप बराह रास्त हाथ मिला सकते हैं, तो अली मीन गंडापुर साहब को क्यों नहीं मौका मिलता? इस पे भी सोचने वाली बात है। गौर फ़िक्र करेंगे हम भी और आप भी कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वजह है कि पीटीआई की लीडरशिप को नहीं बुलाया गया है इस यूएस की मीटिंग के अंदर। इसके बावजूद कि पीटीआई की काफ़ी ज़्यादा जो, जिनको मंसूर अली खान साहब हमारे जो बड़े भाई हैं और बड़े अच्छे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, जो कहा करते हैं कि लौंडे लपाड़े पीटीआई के, कि जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं अमेरिका में और यूरोप में बैठे हुए हैं, उनकी लॉबिंग के बावजूद, और जिस तरह उन्होंने सीने पीट के कहा था कि जब ट्रंप आएगा तो सनसनी हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा और ज़मीन नीचे फट जाएगी और आसमान खुलेगा और वो खींच लेगा इमरान खान के दुश्मनों को। तो लगता यही है कि जो कोई कोई रिलीफ मिलनी थी वो उसके बदले में, बल्कि जो कि हिस्टोरिकली भी ट्रू है कि जब भी एक रिपब्लिकन हुकूमत आती है तो वो डिक्टेटरशिप हो या सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मटेरियल रिसोर्सेज, जंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक नॉनसेंस बिजनेस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेजेंट करता है, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन जो खिचड़ी आपके मुल्क के नहीं बनी हुई है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन टॉकिंग इन 1 2 मैक्सिमम 3 बंदे जो उसको साफ बताएं कि यार ये हमारे पास एसेट्स हैं, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये हम आपको ऑफर कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक अपनी अलायंस के अंदर, और आप हमें बदले में एक्स वाई जेड दे दें। तो उनको मेरे ख्याल में एक बहुत कंड्यूसिव पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट मिली है, क्योंकि आपको पता है कि अब हम हार्ड स्टेट बन गए हैं, तो हार्ड स्टेट जो होती है तो उसके अंदर गुंजाइश और लचक नहीं होती, तो वो टॉप डाउन एक ही पॉलिसी लेके चलती, जैसे कि एसआईएफसी इदारे की बन गई है। सही है गलत इस पर आप बहस कर सकते हैं, मेरा काम नहीं आपको ये बताना, आप खुद सब बेहतर जानते हैं अपने कामों को। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। इसी ज़िमन में सलमान अकरम राजा को दोबारा एक मुलाकात के लिए नई मौका दिया गया इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की डेफिनेटली इसके ऊपर एक मुज़ाहमत ही आएगी, और पार्टी लीडरशिप फिर मजबूर हो जाएगी अवाम के सामने कि उनको कहना पड़ेगा कि हम इस मिनरल प्रोग्राम के अंदर, SIFC की एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के प्रोग्राम्स के अंदर नहीं विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो वो एक आप कह लें कि मैं पख कहूँगा इस सेंस में कि वो रियासत के प्लान में एक पख डाल के बैठे हुए हैं, या कबाब में हड्डी बन के बैठे हुए हैं। वो लगता है अब हड्डी रियासत शायद निगलने के करीब है, और शायद वो अब एक कबाब जो है उसकी वो पूरी तरह लज्जत हासिल कर सकें, क्योंकि लगता ये है कि इमरान खान साहब को फुली तौर पे नज़रबंद कर दिया गया है, और जो इंटरनेशनल प्रेशर रिक्वायर्ड था कि उनकी बाजियाबी हो या कुछ हद तक उनको रिलीफ दिया जाए, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हो, चाहे वो हमारे अरब जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे जो एलाइज हैं, जिस तरह मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और UAE हैं, उनकी तरफ से ऐसा आते हुए ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज जो जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस ऑन ग्राउंड हो रही हैं यूरोप, मिडल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका की नई एक आइडेंटिटी के साथ साथ उनके अंदर नई अलायंसेस की ये गुंजाइश भी क्रिएट होती है कि वो पुराने जो उसूल थे लिबरल डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स का जो एक टंटा था, जो एक राग इलापा जाता था इंटरनेशनल लॉ का, वो अब उन चीज़ों को तर्क किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, और अब ब्रास टैक्स जो आप कहते हैं हार्ड डिप्लोमेसी होती है कि भाई
तुम क्या देते हो, मैं क्या ऑफ़र करता हूँ, लेन-देन बराबर है, चलो अपना काम चलाएँ। प्लस इस री-इमेजिनिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान दोबारा यूरोप की स्पेसिफिकली सिक्योरिटी स्टेटस को अंडरराइट कर सकता है अपनी मैन पावर, अपने रिसोर्सेज के ज़रिए। ख़ास तौर पे एक मनूवर जो नज़र आई है कि आपने बेलारूस में 1.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गुंजाइश निकलवा लिया। अब बेलारूस जो है आप समझें कि वो बॉर्डर स्टेट है नेटो, यूरोपियन नेटो और रूस के दरमियान एक किस्म की, और वो एक बफर जोन है जहाँ रूस और नेटो दोनों खेलते हैं। और वहाँ पे 1.5 लाख पाकिस्तानियों के जाने का मतलब है कि पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स भी वहाँ पे फिर ऑपरेट करेंगे। और ये एक इशारा है विद थिंग्स टू कम कि यूरोप और मिडल ईस्ट की जो नई बाउंड्रीज़ बनने जा रही हैं, जिस तरह के सीरिया में आपने देखा है अभी रिसेंटली, जो लेबनान में सूरत-ए-हाल बनी हुई है, जो फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिमिलरली जो यूक्रेन और सब्सिक्वेंटली बेलारूस और गिर्दनवा के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं बिटवीन नेटो, यूरोप एंड रशिया, इसके अंदर अब पाकिस्तान अपने किरदार को, अपने एस्टिमेशन में अपने कद को बहुत बढ़ा सकता है अपने रोल के ज़रिए, या दोबारा से जिस तरह से एक पिछले दौर की एक ज़लालत थी जहां हम अनइम्पॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर ही ऑपरेट करता रहा हमेशा, तो वो इम्पोर्टेंस जो है वो दोबारा आते हुए नज़र आ रही है। और ये जो ब्राइट फ्यूचर जिसका जिक्र कर रहा है वो ये कांग्रेसमैन अमेरिकन पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में ये वही है कि पाकिस्तान दोबारा एक पोटेंशियल प्रॉक्सी, तो मैं नहीं कहूँगा, कभी हम प्रॉक्सी थे नहीं, ये एक मिसनोमर है, बट डेफिनेटली एक नॉन नेटो एलाय बन सकते हैं अमेरिका और उसके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स का। इन अदर न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली मस्तूम के अंदर एक और दहशतगर्दाना हमला हुआ है। ये जो डिफरेंट मिलिटेंट फैक्शंस हैं, बलोच ये नेशनलिज्म वाली, और उसमें शहादतें भी हुई हैं 3 से 4। और इसकी तफसील यही है कि एक वो जो टू प्रॉन्ग्ड पॉलिसी है बलोच सो कॉल्ड नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस की, कि एक तरफ सिविलियन पॉलिटिक्स है मारूंग बलोच साहिबा की, जिसको मैं कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट तो करता हूँ, लेकिन जिस तरह एटीट्यूड्स बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और रियासत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी भी जो एक्टिविज़म है, आई डो नॉट अग्री विद इट इन प्रिंसिपल, बट मैं उसको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेट के अंदर ही थी। अ, इसी ज़मन में जहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है, डॉक्टर मारंग बलोच को अब गुंजाइश नहीं दी जा रही और उनकी बेल जो है वो वापस भेज दी गई है कि जिस इदारे से इनिशियल अरेस्ट की गई थी वही इदारा उनको बेल ग्रांट करे। मेरे पर्सनल और ऑनेस्ट ओपिनियन में मैं उन्हें एज अ अपोजिशन मेंबर आप कह लें, एज अ सिविलियन एक्टिविस्ट, उस एतबार से ज़रूर रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इस्लामाबाद आई और उन्होंने हमारी हुकूमत को टफ टाइम दिया, इसके बावजूद कि इंटरिम गवर्नमेंट थी और उसके पास मैंडेट भी नहीं था, जिस तरह की बदतमीजियाँ वो कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने एक पीसफुल रेजिस्टेंस का एटीट्यूड मेंटेन किया। इट इज़ द वायलेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस या जो एक्टिविज्म है उनका, और सेपरेटिस्ट पहलू है जिसको वो कंडेम भी नहीं करती और कंडोन करती हैं साइलेंटली, और जो एक एथनिक स्ट्राइफ की जिसके अंदर रेसिस्ट अंडरटोन्स हैं पंजाबियों और पश्तूनों के ख़िलाफ़, वो जो उसको परपोर्ट करती हैं वो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है मेरे पर्सनल व्यू में पाकिस्तान की बाइंडिंग आइडियोलॉजी इस्लाम होनी चाहिए, ना ही स्टेटस को होना चाहिए, ना ही जो ख्वाब डॉक्टर मारंग बलोच और उनके दोस्त लिबरल दोस्त देखते हैं पंजाब और खैबर और बाकी पाकिस्तान के अंदर, एक बल्कि जो पाकिस्तान की अप्रेस्ड साइलेंट मेजॉरिटी का ख्वाब है, एक निज़ाम अदल इज्तिमाई वाला इस्लामी निज़ाम, और जिसके अंदर ट्रू डेमोक्रेसी हो, ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो अवाम की, अवाम के विल की, जो हमारे मिडिल क्लास मैसेज हैं, जिसके अंदर मैं अपनी अपनी सोच को उनके साथ समझता हूँ कि उनके साथ है। हम फाइनल डिटेल्स के ऊपर हम डिसएग्री कर सकते हैं, ना ही स्टेटस को जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है हार्ड स्टेट की शक्ल में, ना ही वो जो ख्वाब सेपरेटिस्ट एथनिक आइलैंड्स का, जो कि बिल्कुल ज़ायनिज़्म से मुमासलत रखता है माज़रत के साथ, कि हर जगह रूइन और डिस्पेयर और बीच में छोटे छोटे एथनिक ऑनक्लेव्स हों, कले हों, ये बलोचों का कला है, ये कुर्दों का कला है, ये द्रूज़ का कला है, ये सोहयूनियों का, यहूदियों का कला है, या ये अलवियों का कला है। ये इस तरह की जो सोच और एथनिक और मजहबी लाइंस के ऊपर जो ये नई किस्म की बारबरिज्म दुनिया के अंदर ज़ायोनिज़्म ने मेरा ख़्याल है इसका मेन इंट्रोडक्शन किया है मार्केट के अंदर, और लेफ़्ट को ये बहुत डीपली अनफॉर्चुनेटली इसने इन्फेक्ट कर लिया हुआ है, जहाँ वो लिसानी या कौमी या मजहबी पहचान की बुनियाद पे एथनिक ऑनक्लेव्स बनाने में बिलीव करते हैं, छोटी छोटी मिनी रियासतें, आइलेट्स या आर्किपेलागोस। इसकी ना पाकिस्तान जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह इजाज़त दे सकता है, और ना ही हमारा ज़मीर जो है वो इन लोगों को फ़रगो करने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला हुआ है और अफ़गानी भाइयों की डेपोटेशंस हुई हैं, वो आपने मनाज़िर ख़ुद देख लिए हैं। वो मैंने देखा एक पश्तून भाई हैं अफ़गानी, जो अब सेकंड जनरेशन है ग़ालिबन, उनको वापस जाना पड़ रहा है और वो ट्रक ड्राइवर हैं।
और सारे उनके पंजाबी दोस्त जो हैं, जो ट्रक चलाते हैं उनके साथ, वो धाड़े मार के ऐसे बच्चे रोते हैं, वो रो रहे हैं जैसे कि किंडरगार्टन में या स्कूल में आपका दोस्त आपसे बिछड़ जाता है, या आपकी क्लास चेंज हो जाती है, इवन कि टीचर आपकी कुर्सी जो है वो तब्दील कर देता है कि यार तुम लोग इकट्ठे बैठ के बहुत गप्पे लगाते हो, पढ़ाई नहीं करते। ये मनाज़िर मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी पाकिस्तान के अंदर देखूँगा। ज़ाहिर बात है मैंने बांग्लादेश का क्राइसिस नहीं देखा हुआ। एक सिमिलर क्राइसिस है, स्कोप एंड स्केल में छोटा है, लेकिन अफ़गान भाई हमारे साथ शायद उतनी ही मुमासलत और भाईचारे का ताल्लुक़ रखते थे और रखते हैं और रखते रहेंगे हिस्टोरिकली। इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप टाइमलाइन बनाते हैं, उसके अंदर ये सिर्फ़ एक डिस्टर्बेंस है, एक माइनर डिस्टर्बेंस है इस फ़ोर्स के अंदर, और ये फॉर लॉन्ग होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह की एक अगली सिचुएशन हम बलूचिस्तान के अंदर नहीं देख सकते। हमारा ज़मीर, हमारा मज़हब, मॉरल कॉन्शियस की इजाज़त नहीं देती, और अगर डॉक्टर मारंग बलोच को सप्रेस किया जाएगा तो हम उनको पॉलिटिकल मार्टर्स बना देंगे और इस तहरीक को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली फॉर दैट रीज़न आई थिंक अलाउ होना चाहिए, इन लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि अपना एक्टिविज़्म जारी रखें, एज़ लॉन्ग एज़ वो विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी रूल्स बेस्ड जो हमारा निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके अंदर वो ऑपरेट करें। हाँ, रूल ऑफ़ लॉ की बातें करते हुए अनफ़ेयर लगता है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ मिसिंग पर्सन्स के केसेस हों, जहाँ अल्टरनेटिव दहशतगर्दों के लिए अदालतें बनी हों, जहाँ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बने मिनरल काउंसिल्स के लिए, जहाँ पे लोगों की डेमोक्रेटिक वॉइस चाहे फ़लस्तीन के कॉज़ में हो, चाहे मिनरल्स के कॉज़ में हो, चाहे एथनिक या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के एतबार से हो, वो सुनी नहीं जाती। इसके बावजूद जंगल का माशरा बनने से हमें बचने के लिए हमें कुछ हद तक कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। चाहे वो लोग फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए कोई दुकान जला दें, बुरा तो लगता है तोड़-फोड़ करते हुए, अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हुए। डू आई फ़ील बैड फॉर केएफसी फॉर एग्ज़ाम्पल? नो। बट डू आई फ़ील बैड कि लोगों का आउटबर्स्ट जो है वो इर्रेशनल है, वो इमोशनल है? ऑफ़ कोर्स। हम चाहेंगे कि हमारे लोग हमेशा जो हैं वो अपने जज़्बात के ऊपर कम से कम शरीयत की और कानून की पाबंदी बरकरार रखें। चाहे वो बलोच हों, चाहे वो कोई मज़हबी तहरीक हो, चाहे कुछ और भी हो। लेकिन स्टेट को भी सोचना चाहिए, रियासत को भी सोचना चाहिए कि आप 25 करोड़ की आवाम से डील कर रहे हैं। एक पाउडर केग है ये, दिस इज़ अ पाउडर केग, जहाँ पे ना खाने को है, ना पहनने को है, महँगाई है, और महँगाई से और क्वालिटी ऑफ लाइफ से बढ़ के लोग जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं इज़ कि उनकी बात सुनी जाती है कि नहीं। मैं नहीं कहता उनकी बात मानी जाती है। क्या उनकी बात को सुनने की भी वो एक एक शर्फ़ हासिल है कि यार इनकी सुनवाई भी हो सकती है। ये चीज़ जो है, ये आज़ादी जो है इंसानों को, ये ज़्यादा अज़ीज़ होती है मेरे ख़्याल में, कि 2 वक़्त की रोटी तो कहीं भी दुनिया में मिल जाती है। गाज़ा में 1 वक़्त की खाते होंगे, बाकी इलाकों में गरीब 2 वक़्त की खा लेते होंगे। 1-2 वक़्त की रोटी जो है इंसान की, वो बुनियादी नीड तो है, लेकिन हायरार्की ऑफ थिंग्स के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, आज़ादी, कुछ इज़हार की सलाहियत, कुछ अपनी राय का उसको हमवार करवाना और फिर उस पे मनवाई करवाना हुकूमत की, ये सब चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं लोगों के लिए। हम हमेशा से टॉप डाउन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेके मिनरल्स, डैम, हाईवेज़ को बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं, और नेट फल उसका चंद ही लोग खाते हैं जिन्होंने प्लान किया होता है, और चंद ही लोग फिर बाद में वाह-वाह करते हैं और दाद देते हैं। जनरल अवाम, और मुझे हमेशा वही मिसाल अच्छी लगती है, और क्या मकबूल जान साहब देते होते हैं, विद अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड इन्फेमस आई थिंक, और ये मकबूल साहब, लेकिन लोग बात अच्छी करते होते हैं कि मोटरवे तो बन गया और उसके बिल्कुल जो साथ लगे हुए शहर हैं वो तो बहुत उनमें तरक्की आ गई, लेकिन 1-2 फरलॉन्ग आगे जो पिंड हैं, वो आज से 1000 साल पहले भी किक्कर के दरख्त के नीचे साया लेते थे और किक्कर की लकड़ी जला के कोयला बनाते थे, और वो आज भी यही कर रहे हैं। तो वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी एज अ नेशन होनी है, जहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हो, सूबाई लेवल पे हो, मोहल्ले के लेवल पे हो, डाउन टू डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला लेवल हो, वो कभी नहीं हासिल होगा, और एक 25 करोड़ की आवाम को अब हाँकते नहीं रह सकते। एक आवाम को हाँक के लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, सीधा ले जाना, बैक ले जाना, कुछ देर के लिए सस्टेनेबल होता है, लेकिन अगर आप सिनिकल नहीं है पाकिस्तान के बारे में और आप सिर्फ इसको एक कैश काउ के तौर पे नहीं देखते, आवाम की सुननी पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो आवाम के लिए एक बुनियाद बनता है जहाँ पे अपनी बात को वो सुनवा सकें। आपका हमारी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।